नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय श्री पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहोगे। आज पिछली क्लास में हमने बात की थी पादवर्धी और पादवर्धी हार्मोन्स। पादवर्धी की हमने पूरी बात कर ली थी और पादवर्धी हार्मोन में दो हार्मोन्स में बनने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हार्मोन थे। एक तो ऑक्सीजन हार्मोन, दूसरा साइटोकिनिन हार्मोन। प्लांट फिजियोलॉजी का बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आसानी से याद होने वाला है। अब लगभग हम 37 या 38 क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम बात करेंगे जिबरेलिक हार्मोन, जिबरेलिक हार्मोन से बनने वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जिबरेलिक हार्मोन्स में कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो दुर्बल अम्लीय होता है, या ऐसे पूछ लिया जाता है कि जिबरेलिक हार्मोन जो है उसकी अम्लता के आधार पर या पीएच के आधार पर बात करें तो कैसी प्रकृति होती है? तो कैसी होती है? दुर्बल अम्लीय प्रकृति होती है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी प्रकृति दुर्बल अम्लीय होती है? दुर्बल अम्लीय प्रकृति दुर्बल अम्लीय होती है, या ऐसे पूछ लिया जाता है ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी दुर्बल अम्लीय जो दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर दिया जाए तो आपको आंसर, एक करेक्ट आंसर होता है, वही आपको आंसर देना होता है। तो इसका आंसर मैंने अभी बताया, क्या है इसका आंसर? दुर्बल अम्लीय। क्या है? दुर्बल अम्लीय। क्या है? दुर्बल अम्लीय। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि जिब्रेलिक हार्मोन जो है, सॉरी क्या ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी प्रकृति दुर्बल या अम्लीय होती है? तो कौन सा है? जिब्रेलिक हार्मोन। सॉरी, उसके लिए ध्यान नहीं दिया था। जिब्रेलिक हार्मोन क्या था? जिब्रेलिक हार्मोन। ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी प्रकृति दुर्बल अम्लीय होती है? तो कौन सा है? जिब्रेलिक हार्मोन। कौन सा है? जिब्रेलिक हार्मोन। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिब्रेलिक हार्मोन की प्रकृति पीएच के आधार पर कैसी होती है? तो कैसी होती है? दुर्बल अम्लीय होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जिब्रेलिक हार्मोन जो है, जिब्रेलिक हार्मोन हार्मोन की खोज कहाँ की गई थी? तो जिब्रेलिक हार्मोन की खोज जापान देश है, वहां पर इसकी खोज की गई थी। जापान देश में। कहां पर? जापान देश में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जिब्रेलिक हार्मोन की खोज दान के कौन से रोग पर की गई थी? तो दान के कौन से रोग के कारण हुई थी? तो जिब्रेलिन बोल सकते हैं, जिब्रेलिन बोल सकते हैं, जिब्रेलिक बोल सकते हैं। जिब्रेलिक हार्मोन की खोज किस रोग के कारण हुई थी? किस रोग के कारण हुई? तो जिब्रेलिक हार्मोन की खोज किस रोग के कारण हुई थी? तो जिब्रेलिक हार्मोन की खोज एक जापान देश में एक रोग लगा था, दान में बेकने रोग।
कौन सा? दान में बेकने रोग, जो फ्यूजेरियम नामक कवक के द्वारा होता था या अभी होता ही है। तो कौन सा जिबरेलिक हार्मोन की खोज किस रोग के कारण हुई थी? तो दान में बेकने रोग। कौन सा था? दान में बेकने रोग। बेकने रोग। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जिब्रेलिक हार्मोन किससे प्राप्त किया जाता है, या किससे प्राप्त किया, शुरुआत में किससे प्राप्त किया गया? जिब्रेलिक हार्मोन, जिब्रेलिक हार्मोन कहां से प्राप्त किया? तो जिब्रेलिक हार्मोन फ्यूजेरियम, कौन सा? फ्यूजेरियम मोनिलिफमी, मोनिलिफमी नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। या इसे हम बोल सकते हैं फ्यूजिकोराई। क्या बोल सकते हैं? फ्यूजिकोराई। फ्यूजिकोराई अगर ऑप्शन में आए तो फ्यूजिकोराई, और अगर फ्यूजेरियम मोनिलिफमी अगर ऑप्शन में आए तो ये इसे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम खोजा गया जिब्रेलिक हार्मोन। प्रथम, सर्वप्रथम खोजा गया जिब्रेलिक हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन कौन सा है? तो सबसे पहले खोजा गया जिब्रेलिक हार्मोन कौन सा है? GA3। कौन सा था? GA3। लगभग जिब्रेलिक हार्मोन के 100 प्रकार माने जाते हैं, जिसका GA1 से लेकर GA100 तक। कहां तक? GA100 तक लगभग इसके 100 प्रकार, जिसमें से GA3 की खोज सबसे पहले हुई थी। अब बात करते हैं GA1 का सामान्य सूत्र या रासायनिक सूत्र। कौन सा? GA1 का सूत्र क्या है? पूछ लिया जाता है कि GA1 का सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र क्या है? C19H22 नहीं, C19H26O6। क्या था? C19H22 सॉरी, GA1 का सूत्र हम 3 की एक साथ याद करेंगे, जिनमें से कंफ्यूजन GA2 का सूत्र, और क्वेश्चन नंबर 8 GA3 का सूत्र। क्या है? GA3 का सूत्र। तो GA3 तीनों का आसानी से याद करने का सूत्र के मैं बताता हूं कैसे याद करते हैं। कि इसका सूत्र है C19H24O6। क्या है? C19H24O6। क्या है? C19H24O6। GA2 का क्या है? C19। GA3 में भी C19, और सब में क्या है? O6। सब में C19 और सब में O6। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन में GA1 में 24 है, और GA2 में इसमें 2 बढ़ा देंगे। कितने बढ़ा देंगे? 2। तो कितने हो गए? H26। और H26 में क्या है? H26 GA3 में क्या होगा? जो
GA1 में है उसमें से हम 2 घटा देंगे। क्या घटा देंगे? 2 घटा देंगे, H22 हो जाएगा। तो इसका सूत्र क्या होगा? C19 H24O6 और GA2 का सूत्र क्या है? C19 H26O6 और C19 H22O6 का किसका है? GA3 का। एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे याद करें कि सभी में तीनों में C19 कार्बन की संख्या 19 है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 6। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में आप हाइड्रोजन की संख्या में आप 24 याद रख लेना। कितने याद रख लेना? 24। और Ga2 में क्या करेंगे? Ga2 में हम 2 जोड़ देंगे और Ga3 में हम Ga के सूत्र में से 2 घटा देंगे। क्या करेंगे? Ga2 में Ga में जितने भी सूत्र 24 में 2 जोड़ देंगे और Ga3 का सूत्र में हम क्या करेंगे? 24 में से 2 घटा देंगे। यह सूत्र आपके याद हो गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपके याद हो गए। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कि जिब्रेलिन का अग्रक पदार्थ कौन सा है? जिब्रेलिन का अग्रक पदार्थ, जिब्रेलिन का अग्रक पदार्थ क्या है? अग्रक पदार्थ कौन सा है? कौन सा है? तो जिब्रेलिन का अग्रक पदार्थ कौन सा है? एक कोरिन। कोरिन क्या है? कोरिन। अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर बात लेते हैं। यहाँ पर जगह खाली पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि जिब्रेलिन किस स्तर पर कार्य करता है? तो जिब्रेलिन किस स्तर पर कार्य करता है? तो जिब्रेलिन किस स्तर पर काम करता है? जीन स्तर। जीनों को देकर यह काम करता है। जीन स्तर पर। किस पर करता है? जीन स्तर पर। अब बात करते हैं कि जिब्रेलिन का स्थानांतरण किस क्रम में होता है या जिब्रेलिन की गति किस प्रकार की होती है? क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर कि जिब्रेलिन की गति, जिब्रेलिन की गति। तो जिब्रेलिन की गति क्या है? अध्रुवीय प्रकृति की होती है। कौन सी होती है? अध्रुवीय प्रकृति। और बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की कि जिब्रेलिन का संश्लेषण, जिब्रेलिन का संश्लेषण किस क्रम में होता है? संश्लेषण किस क्रम में होता है? तो अगर विषारी क्रम में होता है। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। मैंने सभी जो आप पढ़ाए हैं उसमें से सभी का आपने क्रम बताया, गति भी बताई, तो आसानी से याद होने वाले हैं। कोई कठिन बात नहीं है इसमें याद करने की। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या हमने बात की। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी प्रकृति दुर्बल अम्लीय होती है? तो कौन सा है? जिब्रेलिक हार्मोन। या ऐसे पूछा जा सकता है कि जिब्रेलिक हार्मोन की प्रकृति पीएच के आधार पर कैसी होती है? तो कैसी होती है? दुर्बल अम्लीय होती है। अगला क्वेश्चन है, जिब्रेलिक हार्मोन की खोज कहाँ की गई? तो जिब्रेलिक हार्मोन की खोज जापान देश में की गई। कौन से रोग के कारण हुई थी? दान में, वहां पर एक दान में रोग लगा था, दान का बेगना रोग, जो फ्यूजिकोराई या फ्यूजेरियम मोनिलिफेमी नामक कवक से होता था, जिसका जिब्रेलिक हार्मोन का कहां से प्राप्त किया गया? इससे ही प्राप्त किया गया। जो दान का बेगनी रोग का था, उसी से ही जिब्रेलिक प्राप्त किया गया। अब बात करते हैं सर्वप्रथम खोजा गया जिब्रेलिक हार्मोन कौन सा? तो सर्वप्रथम खोजा गया जिब्रेलिक हार्मोन Ga3 है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि जिब्रेलिक हार्मोन के कितने प्रकार है? तो जिब्रेलिक हार्मोन के
हम सैकड़ों की बात करते हैं, सैकड़ों इस प्रकार GA1 से लेकर GA100 तक प्रकार। अब बात करते हैं GA1 का सूत्र, GA2 का सूत्र और GA3 का। मोस्ट इंपोर्टेंट यही है और आगे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने तीन ही आपको सूत्र बताए। आपको क्या करना है कि तीनों में कार्बन की संख्या कितनी है 19, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 6 है। तो अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन की संख्या किस प्रकार से याद करें, तीनों में कंफ्यूजन होने वाला है। तो कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है कि आपको याद करना है हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 24, तीनों में आप 24 याद रख लो, एक बार 24 याद रख लो। फिर क्या करना है GA2 जो जिबरेलिक हार्मोन का प्रकार, उसमें क्या करते हैं हम जो याद की कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 24, तो उसमें GA2 में हम जोड़ देंगे 2 और GA3 में हम 24 में से 2 घटा दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 22 और GA2 में कितना आ जाएगा 26। ये इस प्रकार अगर आप याद करोगे तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा, और अगर आप रटोगे तो रटने से कभी भी याद नहीं, ये तीनों कभी भी याद नहीं होने वाले। और अगला क्वेश्चन है जिब्रेलिक का अग्रक पदार्थ कौन सा है, यानी कि जिब्रेलिक का अग्रक पदार्थ कौन सा है कोलिन। कौन क्या है कोलिन। अब अगला क्वेश्चन है जिब्रेलिक किस स्तर पर कार्य करता है, तो जिब्रेलिक जीन स्तर पर कार्य करता है, कि ये जीन को देकर ये पादप की वृद्धि को नियंत्रित करता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि जिब्रेलिन की गति कैसी होती है, तो जिब्रेलिन की गति मैं आपको बताता हूं। जिब्रेलिन की गति होती है अध्रुवीय। कैसी होती है अध्रुवीय होती है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, जिब्रेलिन का संश्लेषण किस क्रम में होता है, जो जिब्रेलिन का संश्लेषण किस क्रम में होता है, अगर विषारी क्रम में होता है। किस क्रम में होता है, अगर विषारी क्रम में होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कितने क्वेश्चन हो गए थे, लगभग 12 क्वेश्चन हो गए थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कितने नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि जिब्रेलिक हार्मोन जो है उसका संश्लेषण किस पथ के द्वारा होता है। जिब्रेलिन हार्मोन का संश्लेषण किस पथ द्वारा होता है। तो जिब्रेलिक हार्मोन का संश्लेषण किस पथ द्वारा होता है, तो एक पथ का नाम है मेवेलोनिक एसिड उपापचयी पथ। आपको याद करना होगा क्या है मेवेलोनिक एसिड उपापचयी पथ। क्या था मेवेलोनिक एसिड उपापचयी पथ। क्या है उपापचयी पथ। तो जिब्रेलिक हार्मोन का संश्लेषण किस पथ द्वारा होता है, मेवेलोनिक एसिड उपापचयी पथ द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है क्या है कि प्रसुप्तावस्था तोड़ने वाला, क्या है प्रसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन कौन सा है। प्रसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन कौन सा है, तो प्रसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन कौन सा है, GA3। या हम बात कर सकते हैं हम जिब्रेलिन ही बोलेंगे सबसे पहले। क्या बोलेंगे जिब्रेलिन हार्मोन। क्या बोलेंगे जिब्रेलिन हार्मोन। अब क्वेश्चन नंबर 15 आता है। क्वेश्चन नंबर 15 कि चुकंदर के पादप में रोजेट अवस्था को दूर करने के लिए कौन सा हार्मोन काम में लिया जाता है। तो पहले हम बात देख लेते हैं कि रोजेट अवस्था क्या होती है। रोजेट अवस्था पादप का छोटा होना क्या कहलाता है रोजेट अवस्था। और रोजेट अवस्था को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं जिब्रेलिक, यानी
ये भी कह सकते हैं कि पादप की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं। तो पादप की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं? जिबरेलिन। क्या कौन सा काम में लेते हैं? जिबरेलिन। चुकंदर के पादप की रोजेट अवस्था को दूर करने के लिए कौन सा हार्मोन का काम में लेते हैं? कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं? तो चुकंदर में रोजेट अवस्था दूर करने के लिए कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं? GA3। GA3 ने GA यानी कि जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा? जिब्रेलिन हार्मोन। अब एक क्वेश्चन एक और रह गया था, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं। हाँ, एक क्वेश्चन यह था कि अंगूर को बीज रहित करने वाला हार्मोन कौन सा है? हार्मोन कौन सा है? तो अंगूर को बीज रहित करने वाला हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन। कौन सा है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन। लगभग जगह आपको जिब्रेलिन नाम न देकर GA3 मिलेगा। क्या मिलेगा? GA3। तो GA3 आपका सही आंसर होगा। अगर आपको GA3 की जगह जिब्रेलिन मिले तो आपको जिब्रेलिन ही करना है। और इसमें से दो क्वेश्चन और बता देता हूं क्या किस हिसाब से बनते हैं। कि चुकंदर के पादप की रोजेट अवस्था दूर करने वाला हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन हार्मोन। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि पादप की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन उपयोगी है या कौन सा हार्मोन उपयुक्त माना जाता है? तो कौन सा हार्मोन उपयुक्त माना जाता है? जिब्रेलिन हार्मोन। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये रोजेट अवस्था को दूर कर देता है, जिससे पादप की वृद्धि लगातार बढ़ने लग जाती है, इसलिए उसे पदावृद्धि बढ़ाने में काम में लिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि अंगूर को बीज रहित करने वाला हार्मोन कौन सा? अंगूर को बीज रहित करने वाला हार्मोन कौन सा? जिब्रेलिन। और अंगूर को नहीं, किसी को भी हम बीज रहित कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं? जिब्रेलिक हार्मोन के द्वारा कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, जिब्रेलिक हार्मोन के क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब बात करते हैं एथिलीन यानी कि एक गैसीय हार्मोन। एथिलीन इथेनॉल हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक गैसीय हार्मोन कौन सा है? गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन। तो गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन। कौन सा है? एथिलीन। या हम इसे कहते हैं इथाइलिन। क्या बोल सकते हैं? इथाइलिन। क्या बोल सकते हैं? इथाइलिन। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 आता है। क्या आता है क्वेश्चन नंबर 18? कि एथिलीन या इथाइलिन का संश्लेषण किस पथ के द्वारा होता है? इथाइलिन का संश्लेषण किस पथ द्वारा होता है? तो इथाइलिन का मेथियोनिन नामक एमिनो अम्ल के द्वारा नामक पथ से होता है। मेथियोनिन नामक एमिनो अम्ल पथ से इसका क्या होता है? संश्लेषण। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये भी है कि कृत्रिम रूप से फलों को पकाने वाला हार्मोन। तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है?
हम इसे कहते हैं इथेफोन। इथेफोन, इसे इथेफोन बाजार में कहा जाता है। बाजार में इसका नाम एथिलीन या इथाइलिन का बाजार में नाम क्या है? इथेफोन। अब अगला क्वेश्चन आता है कि मूलरोम को निर्माण मूलरोम हाँ मूलरोम निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 20, मूलरोम निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन। तो मूलरोम को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन या इथाइलिन? एथिलीन या इथाइलिन? क्या है? एथिलीन या इथाइलिन? एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन 20 हो गए हैं। जिबरेलिक हार्मोन का संश्लेषण किस पद द्वारा होता है? तो जिबरेलिक हार्मोन का संश्लेषण मेवेलोनिक एसिड नामक उपापचयी पथ के द्वारा, एसिड नामक उपापचयी पथ के द्वारा जिबरेलिन का संश्लेषण होता है। प्रसूतावस्था तोड़ने वाला हार्मोन जिबरेलिक हार्मोन। चुकंदर के पादप की रोजेटावस्था दूर करने वाला हार्मोन जिबरेलिक हार्मोन। अंगूर का बीज हरित करने वाला हार्मोन तो जिबरेलिक हार्मोन। पौधे की वृद्धि के लिए सहायक हार्मोन तो जिबरेलिक हार्मोन। और किसी भी फल को बीज रहित बनाने के लिए उपयुक्त हार्मोन तो जिबरेलिक हार्मोन। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन इथाइलिन हार्मोन या एथिलीन हार्मोन। इथाइलिन का संश्लेषण किस पद द्वारा होता है? तो इथाइलिन का संश्लेषण मेथियोनिन नामक एमिनो अम्ल पद के द्वारा होता है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने वाला हार्मोन तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा? एथिलीन या इथाइलिन का बाजार में एथिलीन या इथाइलिन को बाजार में इथेफोन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मूलद्रव्य निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा? तो मूलद्रव्य निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन या इथाइलिन? अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि इथाइलिन की सांद्रता अधिक होने पर कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा रोग हो जाता है? तो इथाइलिन का सांद्रता अधिक होने पर एक पादपों में निद्रा रोग हो जाता है। कौन सा जाता है? निद्रा रोग हो जाता है। अब दो सामान्य सी चीज है जो एबेसिक एसिड जो हार्मोन है उसके बारे में आपको बताता हूँ क्या है। एक एस्टर नामक पादप था। कौन सा था? एस्टर नामक पादप। वहां से एक वेरिंग नामक वैज्ञानिक थे। क्या नाम था? वेरिंग ने एस्टर नामक पादप से एक वर्दी रोधक पदार्थ प्राप्त किया जिसे बाद में क्या कहा? डोरमिन। कि एस्टर नामक पादप से एक वर्दी रोधक पदार्थ प्राप्त किया। किसने किया? वेरिंग ने। हाँ, एस्टर नामक पादप से वेरिंग ने एक वर्दी रोधक पदार्थ प्राप्त किया जिसे डोरमिन कहा। बात करते हैं एक और है कि कपास की पुष्प कलिका से एक और वर्दी रोधक पदार्थ प्राप्त किया। वर्दी रोधक पदार्थ क्या की बात किया? वर्दी रोधक पदार्थ किसने किया? तो किन्होंने किया? ये तो कॉन्स और एक एडिकोट नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? कॉन्स और एडिकोट नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कपास की पुष्प कलिका से वर्दी रोधक पदार्थ प्राप्त किया और जिसको क्या नाम दिया? एबेसिन सेकेंड। क्या? एबेसिन
एब्सिन एब्सिन सेकंड, क्या नाम दिया? एब्सिन सेकंड। तो एब्सिन सेकंड, सॉरी पहले नाम दिया था एब्सिन फर्स्ट, तो एब्सिन फर्स्ट नाम दे दिया। और एब्सिन से बाद में बात की, क्या की, इन दोनों का अध्ययन किया गया। कौन, किसका किसका? एब्सिन फर्स्ट का और डोरमिन का। किसका? एब्सिन फर्स्ट का और डोरमिन का, दोनों का अध्ययन किया गया। तो दोनों का अध्ययन करने पर सम्मान प्राप्त हुए। क्या हुए? सम्मान प्राप्त हुए, जिसको बाद में क्या नाम दिया? एब्सिक एसिड। क्या नाम दिया? एब्सिक एसिड। एब्सिक एसिड नाम दिया गया। ये थी एब्सिक एसिड को प्राप्त करने की कहानी। जैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि इस हिसाब से प्राप्त किया, इन वैज्ञानिकों ने प्राप्त किया था। अब हम बात करते हैं कि खोज किसने की है, हमने जान लिया। तो अब हम बात करते हैं एबीए, एब्सिक एसिड। एबीए का सूत्र क्या है? तो एबीए का सूत्र है C15H20O4। क्या है? C15H20O4। अब बात करते हैं कि एबीए का संश्लेषण किस पथ द्वारा होता है? एबीए का संश्लेषण किस पथ द्वारा होता है? तो हमने बात की थी कौन से की? जिबरेलिक हार्मोन की। कौन से की? जिबरेलिक हार्मोन का संश्लेषण किससे होता है? मेवेलोनिक एसिड, नाम मेवेलोनिक एसिड नामक उपापचयी पथ से। तो उसी पथ से, जिसका जिबरेलिक हार्मोन का संश्लेषण जिस पथ से होता है, उसी पथ से एबीए का संश्लेषण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रतिवाष्पोत्सर्जक के रूप में, प्रतिवाष्पोत्सर्जक के रूप में उपयोग में आने वाला हार्मोन कौन सा है? तो प्रतिवाष्पोत्सर्जक के रूप में आने वाला हार्मोन कौन सा है? एबीए। कौन सा है? एबीए हार्मोन, एब्सिक एसिड। अब बात करते हैं कि एब्सिक एसिड की स्थानांतरण दर कितनी है? एबीए की स्थानांतरण दर कितनी है? तो एबीए की स्थानांतरण दर है 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा इसकी स्थानांतरण दर है। अब क्वेश्चन नंबर 25 है कि कोशिका विभाजन को रोकने वाला हार्मोन, कोशिका विभाजन को रोकने वाला हार्मोन को कौन सा है? तो कोशिका विभाजन को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? एबीए। कौन सा है? एबीए, एब्सिक एसिड, जो एब्सिक एसिड जो कोशिका विभाजन को रोकने में काम में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 है कि दीप्तिकालिता के लिए उपयुक्त हार्मोन, दीप्तिकालिता के लिए उपयुक्त हार्मोन कौन सा है? फ्लोरिजन। कौन सा है? फ्लोरिजन। अब हम बात करते हैं कि आप सोच रहे हैं कि दीप्तिकालिता क्या होती है। तो दीप्तिकालिता क्या होती है? प्रकाश के, पौधों के पुष्पन के लिए प्रकाश का अनिवार्य होना दीप्तिकालिता कहलाता है। दीप्तिकालिता के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया।
लघु दिवसीय पौधे, दीर्घ दिवसीय पौधे और दिवसनिष्ठ प्रभावी पौधे द्वितीय कला के आधार पर वर्गीकरण किया। अब क्वेश्चन नंबर 28 आता है वसंतीकरण। वसंतीकरण क्या होता है कि किसी भी लंबी अवधि वाली फसल को शीत ऋतु में बोकर उसे लघु अवधि वाली फसल बनाना, क्या कराता है? बसंतीकरण। तो बसंतीकरण के लिए उपयुक्त हार्मोन, तो बसंतीकरण के लिए उपयुक्त हार्मोन कौन सा है? वर्निलिन। कौन सा? वर्निलिन। वर्निलिन हार्मोन। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस हार्मोन को या किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहते हैं? किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहते हैं? तो एब्रेसिक एसिड को ही तनाव हार्मोन कहते हैं। कौन से को? एब्रेसिक एसिड को, एबीए को ही तनाव हार्मोन कहते हैं। पिछली बार 2020 के अंदर जेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है, तो कौन सा है? एब्रेसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 29 हो गए। अब एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि थायलिन की सांद्रता होने पर पादपों में कौन सा रोग हो जाता? तो थायलिन की सांद्रता अधिक होने पर पादपों में निद्रा रोग हो जाता है। एबीए का सूत्र क्या है? C15H20O। अगला क्वेश्चन है कि एबीए का संश्लेषण किस पद द्वारा होता है? तो एबीए का संश्लेषण जिस जिबरेलिन हार्मोन का संश्लेषण जिस पद के द्वारा होता है उसी पद से ही एबीए का संश्लेषण होता है। तो कौन सा? मेवेलोनिक एसिड नामक उपापचयी पद। अब बात करते हैं प्रतिवाष्पोत्सर्जक के रूप में उपयोग में लाया जाने वाला हार्मोन कौन सा? तो प्रतिवाष्पोत्सर्जक के रूप में उपयोग में लिया जाने वाला हार्मोन कौन सा? एबीए। प्रतिवाष्पोत्सर्जक किसे कहते हैं? तो प्रतिवाष्पोत्सर्जक किसे कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन को रोकने वाले कारक। तो वाष्पोत्सर्जन को रोकने वाले कारक को क्या कहते हैं? प्रतिवाष्पोत्सर्जक। अगला क्वेश्चन है एबीए की स्थानांतरण दर। तो एबीए की स्थानांतरण 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और कोशिकीय विभाजन को रोकने वाला हार्मोन एबीए। दीप्तिकारिता के लिए उपयुक्त हार्मोन फ्लोरिजन। और बसंतीकरण के लिए उपयुक्त हार्मोन वर्निलिन हार्मोन। और किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहते हैं? एब्रेसिक एसिड। किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहते हैं? एब्रेसिक एसिड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? हमने बात की वसंतीकरण क्या है? वसंतीकरण किसी भी दीर्घ अवधि वाली फसल को शीत ऋतु में उगाकर उसे लघु अवधि वाली किस्म या फसल बनाना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वसंतीकरण के बारे में। वसंतीकरण के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो सबसे पहले किसने बताया था? एक क्लिपार्ट नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वसंतीकरण के बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर 21 आता है कि बसंतीकरण शब्द किसने दिया? बसंतीकरण शब्द किसने दिया? तो बसंतीकरण शब्द किसने दिया था? लाइसेनको नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? लाइसेनको नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बसंतीकरण शब्द दिया था। अब आता है कि एक आता फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम किस रंग का प्रोटीन युक्त वर्णक है? तो फाइटोक्रोम एक नीले रंग का प्रोटीन
नीले रंग का है, नीले रंग का प्रोटीन युक्त वर्णक है। अब बात आती है कि फाइटोक्रोम की खोज किसने की? फाइटोक्रोम की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 33 आता है कि फाइटोक्रोम की खोज किसने की? तो फाइटोक्रोम की खोज करने वाले दो वैज्ञानिक थे, कौन कौन से? गार्नर एवं अलार्ड। कौन थे? गार्नर एवं अलार्ड नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने फाइटोक्रोम की खोज की। फाइटोक्रोम एक प्रोटीन नीले रंग का प्रोटीन युक्त वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। अब क्वेश्चन नंबर 34 आता है कि क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? पादप उत्तक संवर्धन में एक मॉर्फोजेनेसिस प्रक्रिया होती है, उसको प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पादप संवर्धन में मॉर्फोजेनेसिस प्रक्रिया को प्रेरित करने वाला हार्मोन। तो पादप उत्तक संवर्धन में मॉर्फोजेनेसिस ये प्रक्रिया होती है। ये क्या होती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि पादप उत्तक संवर्धन में मॉर्फोजेनेसिस प्रक्रिया होती है जिसको प्रेरित करने के लिए कौन सा हार्मोन काम में लिया जाता है? तो कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं? साइटोकाइनिन। कौन सा काम में लेते हैं? साइटोकाइनिन हार्मोन काम में लेते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि फलों को पकाने के लिए किन दो गैसों का संयोग उपयुक्त है? तो फलों को पकाने के लिए किन दो गैसों का संयोग उपयुक्त है? तो उसमें हम लेते हैं 80% C2H4 और 20% लेते हैं CO2। इसके संयोग से हम क्या बनाते हैं? इथाइलिन। 80% C2H4 और क्या काम में लेते हैं? 20% CO2। इसे हम क्या कहते हैं? एथेन गैस। क्या कहते हैं? एथेन गैस। अब क्वेश्चन नंबर 36 आता है कि गाव हार्मोन किसे कहते हैं? गाव हार्मोन किसे कहते हैं? तो गाव हार्मोन एक ट्रोमेटेरिक अम्ल आता है, ट्रोमेटेरिक अम्ल को हम क्या कहते हैं? गाव हार्मोन कहते हैं। और एक है कोशिका संवर्धन में उपयोग में लिए जाने वाला हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 37, कोशिका संवर्धन में उपयोग में लिए जाने वाला हार्मोन तो कौन सा? काइनेटिन। कौन सा है? काइनेटिन हार्मोन। काइनेटिन हार्मोन। कोशिका संवर्धन में उपयोग में लिए जाने वाला हार्मोन कौन सा? काइनेटिन हार्मोन। एक क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन ऊपर ये तो नीचे भी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कौन सा हार्मोन पादपों में प्रजननता को प्रेरित करता है? पादपों में प्रजननता को प्रेरित करता है, को प्रेरित या विकास करता है। तो प्रजननता को विकास कौन करता है? G3। कौन सा? जिब्रेलिक अम्ल। कौन सा? जिब्रेलिक अम्ल। अब एक क्वेश्चन लास्ट 39 नंबर क्वेश्चन है कि जिब्रेलिन जो
हार्मोन, उसके लिए हम जैव परीक्षण करते हैं, जैव परीक्षण। तो वो कौन सा जैव परीक्षण करते हैं? तो वो परीक्षण है बोना मक्का परीक्षण। कौन सा? बोना मक्का परीक्षण, बोना मक्का परीक्षण। कौन सा है? बोना मक्का परीक्षण। जिबरेलिन हार्मोन के लिए जैव कौन सा जैव परीक्षण करते हैं, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन सा हार्मोन कौन सा करते हैं? बोना मक्का परीक्षण। एक क्वेश्चन और है, क्या है क्वेश्चन और? क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है। लगभग कल हमने 40 क्वेश्चनों की बात कर ली थी, 40 नहीं, हमने वैसे तो की थी 37 क्वेश्चनों की। कितने क्वेश्चनों की? 37 क्वेश्चनों की। और 37 क्वेश्चनों में लगभग हम 50 क्वेश्चनों की बात कर चुके थे, और आज हमने 40 क्वेश्चन की बात कर ली, और 40 क्वेश्चनों में 50 क्वेश्चनों की बात कर ली। एक क्वेश्चन में लगभग कहाँ 2 क्वेश्चन भी हैं, और मैंने ऐसे भी बताया कि नहीं आ सकते, इसलिए पार्श्ववर्ती हार्मोन के 100 क्वेश्चन हो गए। पार्श्ववर्ती हार्मोन के 100 क्वेश्चन, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। लास्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन हार्मोन की अधिकतम सांद्रता कहाँ होता है, कहाँ होती है? क्या? ऑक्सीजन हार्मोन की सबसे अधिक सांद्रता कहाँ होती है? कहाँ होती है? तो स्तंभ शीर्ष में। कहाँ होती है? स्तंभ शीर्ष में ऑक्सीजन हार्मोन की सांद्रता सबसे अधिक होती है। तो आपका आज का हमने 2 दिन में जो भी पार्श्ववर्ती हार्मोन से बनने वाले क्वेश्चन थे, वो लगभग 100 क्वेश्चनों की हमने बात कर चुके हैं। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी को अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज। सपोर्ट, और मैं आपका सपोर्ट करता जाऊंगा, क्योंकि आपको आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ। थैंक यू। और ध्यान रखना कि आप जो भी हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूले। हमें पता चले कि वीडियो कैसा लग रहा है, तो बताना जरूरी है।